जय हिंद बच्चों, कैसे आप सब लोग। चलिए तो आज हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन पार्ट 2 करते हैं। हम लोग ने लास्ट क्लास में हेलो एल्केन हेलो एरेंस का पार्ट 1 अपन ने करा था, तो पार्ट 2 हम लोग स्टार्ट करते हैं। राइट, चलिए। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कंपाउंड ए हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H9Br ऑन रिएक्शन विथ एल्कोहलिक KOH गिव्स कंपाउंड बी, है ना। मतलब कोई कंपाउंड ए है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C4H9Br है, वो क्या एल्कोहलिक KOH के साथ अपन को देता है कंपाउंड बी। ये कंपाउंड बी है ना। जो आगे चल के क्या होगा? ब्रोमिनेशन होगा। ब्रोमिनेशन ऑफ बी गिव्स कंपाउंड सी। जब इसका हम लोग ब्रोमिनेशन कराएंगे Br2 विथ CCl4, जैसे अगर दे दिया हमने, तो कंपाउंड सी हो रहा है, सी बन रहा है, जो कि सोडामाइड के साथ, जो कि अगेन NaNH2 के साथ, सोडामाइड के साथ रिएक्ट करके एक गैसियस कंपाउंड देता है। गैसियस कंपाउंड देता है डी। मतलब डी जो है ना, ये एक गैसियस कंपाउंड है। राइट, ये गैसियस कंपाउंड डी दे रहा है। और द गैस डी व्हेन पास थ्रू अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन जब इसको देते हैं तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है। मतलब ये AgNO3 के साथ, ठीक है ना, अमोनिकल है NH4OH प्लस टॉलेंस रिएजेंट कहते हैं बेटा इसको। इसके साथ जब इसको ट्रीट करते हैं तो ये व्हाइट PPT देता है। मतलब E जो है ना, ये क्या है? एक व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट PPT देता है। तो चलिए, तो आपको आइडेंटिफाई करना है ABCD, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। तो सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ है नहीं। कैसे इसको समझते हैं देखते हैं। तो बेटा सबसे पहले C4H9Br है, C4H9Br है, तो ये क्या हो सकता है? तो आप लोग को पता है बेटा कि जब C4H9Br क्या हो सकता है, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है? 0। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या बेटा? 0। आपको निकालना आता है ना। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर 0 है तो यार ये ओपन ही होगा। तो ये ओपन में क्या हो सकता है? 4 कार्बन, 1 2 3 4, कोई पाई बॉन्ड तो होगा नहीं। तो Br या तो बेटा यहां पर जुड़ेगा, ठीक है ना, या फिर क्या बेटा, 1 2 3 4, या तो Br यहां पर जुड़ेगा। लाइक ऐसा दोनों में से कोई एक होगा। ये तो हम लोग दोनों को साथ साथ लेके चलते हैं कि हम कौन सा कंपाउंड हमारे लिए सुटेबल होगा। ये जो है एल्कोहलिक KOH के साथ जब हम इसको ट्रीट करेंगे, एल्कोहलिक KOH के साथ, तो बी बनेगा बेटा। अगर यहाँ पे एल्कोहलिक KOH दे दी तो क्या बन जाएगा? बी 1 2 3, और यहाँ पे Br निकलेगा। E2 रिएक्शन होता है, एलिमिनेशन 2, ये Br निकलेगा, यहाँ से H निकल जाएगा बेटा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर हम लोगों ने एल्कोहलिक KOH दे दिया तो यहाँ पर 2 टाइप के एल्कीन बनेंगे, एक तो 1 ब्यूटीन बनेगा और एक 2 ब्यूटीन। 2 ब्यूटीन मेजर होगा, तो यहां पर जो बनेगा 2 ब्यूटीन बन गया। राइट, फिर अगला बोला बेटा ब्रोमिनेशन हम कराते हैं। इसका जब हम लोग ब्रोमिनेशन कराएंगे Br2, यहाँ पर भी हम लोग करा रहे हैं बेटा, Br2 ब्रोमिनेशन करा रहे हैं, तो यहाँ पर एक Br इधर आएगा, एक Br इधर आएगा। एंटी एडिशन होता है ब्रोमिनेशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बन जाएगा? एक Br यहाँ पर, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, अगेन एक Br यहाँ पर, है ना। याद आ रहा होगा बेटा आपको, माइनस प्लस होगा, और ब्रोमीन भी Br2 भी टूटेगा Br प्लस एंड Br माइनस में। तो एक Br यहाँ, Br प्लस यहाँ अटैक करेगा, साइक्लोनियम आयन बनाएगा बेटा इंटरमीडिएट। फिर दूसरा अपोजिट साइड से अटैक करता है इस कार्बन पर। क्लियर है कि? तो एंटी एडिशन होता है, हालांकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन पॉसिबल, आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, है ना। यहां पर अगर ये हुआ तो फाइनली यहां पर क्या हो जाएगा? एक Br यहाँ, एक Br यहाँ, क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, तो जहां पे भी डबल बॉन्ड कार्बन हो गया बेटा, आपको ट्रिकी, आपको याद हो गया होगा अब तो, कि एक Br यहाँ जोड़ दे, एक Br यहाँ जोड़ दे, कहानी आपकी खत्म हो जाएगी। तो ये ब्रोमिनेशन से यहाँ पर। अब फाइनली हमको दिया हुआ सोडामाइड। अब देखिए, यहां तक तो दोनों साथ साथ, दोनों में ही हम समझ पा रहे थे कि यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि इतना तक तो सही जा रहा है। जब सोडामाइड हम लोग देते हैं तब क्या? तो जब सोडामाइड जब हम लोग देते हैं तो आगे जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि जब हमने यहाँ पर सोडामाइड दिया, तो सोडामाइड क्या है बेटा? सोडामाइड क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है ना, स्ट्रॉन्ग बेस है NaNH2। तो यहाँ पर भी ये डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करेगा, यहाँ पे भी डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करेगा। कैसे करेगा बेटा? यहाँ पर एक H, यहाँ पर भी एक H है, तो ये क्या किया? यहाँ सबसे पहले
ये H प्लस को ट्रैप करेगा, उसी वक्त ये Br माइनस भी निकल जाएगा और बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये एल्कीन बन जाएगा बेटा, है ना। और फिर से सोडामाइड तो है ही, अगेन ये भी H प्लस निकलेगा, ये भी Br निकलेगा, और अगेन पाई बॉन्ड फिर से, मतलब उसी जगह पे दो पाई बॉन्ड आ जाएंगे, मतलब ये बन जाएगा C ट्रिपल, आई एम सॉरी, लाइक ऐसे ये बन जाएगा ब्यूट 1 आइन। और ये क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पर भी एक H ये है, एक H ये है, ये वाला H, ये H और ये Br निकलेगा, बेटा डबल बॉन्ड आएगा, ये H ये Br आएगा, एक और बॉन्ड आएगा, मतलब ट्रिपल बॉन्ड आएगा, और ये बना लेगा C ट्रिपल बॉन्ड, मतलब ब्यूट 2 आइन बना लेगा। तो इस तरीके से तो आपको एक मिल रहा है ब्यूट 1 आइन और एक ब्यूट 2 आइन। बेटा ये भी गैस है, ये भी गैस है, लेकिन आगे अब बोल रहा है कि इन दोनों में से कोई जो एक जो है ना वो AgNO3 के साथ क्या करेगा, ट्रीट करेगा, और AgNO3 से रिएक्ट करके व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा। इन दोनों में से कोई एक AgNO3 से रिएक्ट करके व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा। तो आपको बेटा अब एल्काइन की कुछ चीजें आपको पता होंगी कि हम लोग जैसे एल्काइन पढ़ते थे, एल्काइन एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी शो करता है। क्या रिएक्शन शो करता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन कौन सा एल्काइन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है बेटा? टर्मिनल एल्काइन। ध्यान रखेंगे, हम लोगों ने पढ़ रखा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसके लिए बेटा? फॉर टर्मिनल एल्काइन। किसके लिए बेटा? टर्मिनल एल्काइन। टर्मिनल क्या? एल्काइन। मतलब अगर मैं बोलूं बेटा कि एक ये एल्काइन है, यहां पर बेटा अब हाइड्रोजन लगा दो भैया, ये ऐसा, ये एक ये एल्काइन है और एक एल्काइन ये है ना। तो अब आप देखेंगे बेटा टर्मिनल एल्काइन के पास हमेशा एक एसिडिक हाइड्रोजन होगा। क्यों एसिडिक हाइड्रोजन होगा बेटा? क्योंकि ये sp कार्बन है, ये क्या है? sp कार्बन। और आपको पता है कि sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है ना वो कितनी होती है बेटा? 3.25, मतलब ये मोर ईएन होता है। तो मोर ईएन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? एसिडिक। तो यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जबकि यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि sp कार्बन बेटा ये नॉन टर्मिनल है और इसमें कोई H नहीं होगा, मतलब इसमें कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होगा। तो जब एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होगा बेटा तो यहाँ पर जो मैं आपको कराना चाह रहा हूँ क्या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो भी नहीं होगा। क्या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बेटा? आपको दिया हुआ है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, मतलब Ag के साथ NH4OH। तो यहां से हमको क्या मिलता है बेटा? Ag+। और यही जो Ag+ है ना, Ag+ जो है वो H+ को क्या करता है? रिप्लेस करता है। Ag+ क्या करता है? H+ को रिप्लेस करता है और एक व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है, सॉल्ट बनाता है, CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Ag+। ये सिल्वर एल्काइलाइड, 4 कार्बन है तो ब्यूटाइलाइड, सिल्वर ब्यूटाइलाइड बनाता है और इसका क्या होता है? व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो इन दोनों में से कौन दे पाएगा बेटा? जिसके पास एसिडिक H होगा। तो इसके पास एसिडिक H है तो ये दे पाएगा, इसके पास एसिडिक H नहीं है तो ये टॉलेंस रिएजेंट मतलब NH4OH AgNO3 के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर इन दोनों इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, इन दोनों एल्काइन में से कौन सा एल्काइन अपन यूज करेंगे? ये वाला। क्यों? क्योंकि इसमें एक एसिडिक H होगा जो कि आगे चलकर क्या करेगा? AgNO3 के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? व्हाइट प्रेसिपिटेट। ये AgNO3 के साथ NH4OH प्लस AgNO3 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा बेटा? व्हाइट PPT। व्हाइट PPT किसका? C माइनस Ag+ का। इसका मतलब है कि गिवन जो कंपाउंड जो होगा, ठीक है ना, मतलब जो हम लोग लेंगे C4H9Br वो क्या होगा बेटा? 1 ब्रोमोब्यूटेन होगा, 2 ब्रोमोब्यूटेन नहीं होगा। हाँ, ऐसा नहीं कि 2 ब्रोमोब्यूटेन नहीं हो सकता बेटा, थोड़ा सा हम लोग इसमें डीपली स्टडी करें ना तो आपको एक और बात पता चलेगी कि देखो अभी इन दोनों में से आंसर जो है ना वो ये है, इन दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करें तो ये है। पर आपको मैं कुछ एक्स्ट्रा बातें बताना चाहता हूं छोटा सा कभी कि बेटा एल्काइन में भी ना आइसोमेरिज्म होता है। एल्काइन में क्या होता है? मतलब आइसोमेराइजेशन जब होता है तो कैसे होता है? उसमें आप लोगों को छोटी सी बात बता दूं कि जैसे कोई नॉन टर्मिनल एल्काइन है, अगर मैंने इसमें भी सोडामाइड दे दिया तो ये नॉन टर्मिनल एल्काइन को सोडामाइड आइसोमराइज करके टर्मिनल एल्काइन में कन्वर्ट करता है भाई। एक बड़ी अच्छी बात है, नॉन टर्मिनल एल्काइन को टर्मिनल एल्काइन में कन्वर्ट करना तो अगेन सोडामाइड ही देते हैं।
ठीक है ना। और टर्मिनल एल्काइन को नॉन टर्मिनल एल्काइन में कन्वर्ट करना होता है तो अल्कोहलिक केओस देते हैं। ये आप लोग के एनसीईआरटी में हालांकि नहीं है, पर आप लोग इसको ध्यान रखें तो ठीक बात है, अच्छी बात है, ठीक है। पर नहीं भी ध्यान रखेंगे तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में इसके बारे में जिक्र नहीं है। तो मैं ये बताकर आपको क्या बोलना चाहा कि ये जो है ना, ये 2 ब्रोमो ब्यूटेन जो है, ये सोडामाइड, ये यहाँ से अल्कोहलिक केओएच से रिएक्ट करके क्या बनाया, ब्यूट-2-ईन, देन ब्रोमिनेशन करा के हमने इसमें कन्वर्ट किया, देन सोडामाइड बनाकर हमने नॉन टर्मिनल एल्काइन में कन्वर्ट किया। अगर इसमें NaNH2 और भी एक्सेस में दे रहा होता है ना, तो ये नॉन टर्मिनल एल्काइन टर्मिनल एल्काइन में पहले कन्वर्ट होता और देन वो भी व्हाइट प्रेसिपिटेट देता। मतलब ऐसा नहीं है कि ये व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं दे सकता था, ये दे सकता था, ठीक है। लेकिन इन दोनों में कंपेयर करें तो यहाँ पर दोनों में कंपेयर करें तो आंसर ये क्यों जा रहा है, क्योंकि हमको यहाँ पर सोडामाइड जो है ना बेटा ज्यादा एक्सेस में लेना नहीं पड़ रहा है, 2 मॉलिक्यूल में काम हो जा रहा है। 2 मॉलिक्यूल ले रहे बेटा, एक HBr निकलेगा, अगेन एक HBr निकलेगा, पर इसके लिए हमको एक्स्ट्रा NaNH2 लेना पड़ रहा है। तो अगर इन दोनों में अगर कोई एक हमको सेलेक्ट करना पड़े तब आंसर बन जाएगा, नहीं तो बेटा सेकंड वाला भी आंसर हो सकता है। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो फिलहाल आंसर ABCD जो है बेटा आपको क्लियर है, ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा और ये D हो जाएगा। क्लियर है क्या? चलिए अब हम लोग असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बड़ा अच्छा सवाल ये अभी पूछा जा रहा है नीट में, है ना। चलिए तो आप सबसे पहले असर्शन रीजन में ऑप्शन जो होते हैं ना ABCD, इनका क्या स्टेटमेंट है, क्या बोल रहा है, ये भी आप लोग ध्यान से पढ़ लिया करें कभी भी, ठीक है ना, क्योंकि कई बार चेंज हो जाता है। जैसे कि ऑप्शन नंबर जो D है, यहाँ पर असर्शन A इनकरेक्ट बोल रहा है, पर बट रीजन R इज करेक्ट है। कई बार जो होता है स्टेटमेंट नंबर जो 4 मतलब ऑप्शन नंबर जो 4 होता है ना, इसका कई बार क्या मतलब होता है, असर्शन A भी गलत है और रीजन भी गलत है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर असर्शन इनकरेक्ट पर रीजन करेक्ट दिया हुआ है, तो इसलिए ये चारों जो ऑप्शन एक बार थोड़ा सा फाइनली लास्ट में एक देख जरूर लिया करें। तो बोथ असर्शन ए का मतलब क्या बता रहे हैं, असर्शन ए एंड रीजन आर जो है वो दोनों के दोनों करेक्ट हैं और रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन ए, ठीक है ना। बी जो बोल रहा है असर्शन ए और रीजन आर दोनों भी सही है, पर रीजन आर जो है वो असर्शन ए का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। और ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है, असर्शन ए जो करेक्ट है पर रीजन आर स्टेटमेंट ही पूरा इनकरेक्ट है, जबकि डी असर्शन इनकरेक्ट है पर रीजन जो है वो करेक्ट है। चंगा, चलिए स्टार्ट करते हैं असर्शन रीजन क्वेश्चन। तो बेटा यहाँ पर असर्शन क्या है, थियोनिल क्लोराइड। चलिए तो यहाँ पर जो है ना, थियोनिल क्लोराइड जो होता है वो प्रेफर्ड किया जाता है ओवर फॉस्फोरस क्लोराइड्स, ठीक है ना, जिसमें ट्राई क्लोराइड्स भी ले सकते हैं, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड्स या पेंटाक्लोराइड, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल क्लोराइड्स फ्रॉम अल्कोहल। बेटा सुनो, जैसे अगर हम लोग अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाने जा रहे हैं, अल्कोहल से हम एल्काइल हैलाइड बना रहे हैं, तो हम क्या क्या रिएजेंट ले सकते हैं बेटा, हम लोग PCl3 भी ले सकते हैं, हम लोग PCl5 भी ले सकते हैं, साथ में हम लोग बेटा SOCl2 भी ले सकते हैं, साथ में हम लोग SOC, ये तीनों रिएजेंट लिया जाता है, चाहे PCl3 ले लो, चाहे PCl5 ले लो, चाहे SOCl2 ले लो। लेकिन इसमें SOCl2 को प्रीफर करते हैं, क्यों? क्योंकि बेटा जब भी हम लोग PCl3 लेते हैं ना, तो PCl3 लेते हैं तो बेटा अल्कोहल के जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो इसमें बाई प्रोडक्ट क्या बनता है, आपको याद आ रहा होगा कि जब भी हम लोग PCl को ROH का रिएक्शन PCl3 से कराते हैं तो बेटा इसके 3 मॉलिक्यूल हम लोग यूज करते हैं और हमको क्या मिलता है, ये मिलता है 3RCl मिलता है और साथ में मिलता है H3PO3, ये हमको बेटा बाई प्रोडक्ट मिलता है H3PO3, ठीक है ना। ये 3 अल्कोहल मॉलिक्यूल यूज करते हैं और H3PO3 मिलता है। PCl5 का अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हैं बेटा, अल्कोहल के साथ जब हम लोग PCl5 पे रिएक्शन कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, आपको अगेन याद होगा, ये फिर से RCl मिला, लेकिन साथ में हमको क्या मिलता है बेटा, साथ में हमको मिलता है POCl3, फॉस्फोरिल ट्राइक्लोराइड और साथ में HCl, तो ये हमको बाई प्रोडक्ट मिलता है फॉस्फोरिल ट्राइक्लोराइड। लेकिन वहीं पर हम लोग जब SOCl2 यूज करते हैं ना अल्कोहल के साथ जब हम लोग SOCl2 यूज करते हैं तो हमको क्या मिलता है बेटा, RCl मिलता है, साथ में SO2 और साथ में HCl ये मिलता है, और दोनों ही गैस है और दोनों उड़ जाते हैं और हमको प्योर RCl एल्काइल हैलाइड हमको क्या हो जाता है बेटा, मिल जाता है। तो असर्शन में ये बोला कि थियोनिल क्लोराइड प्रीफर करते हैं, ठीक है ना, ओवर फॉस्फोरस ट्राई और पेंटाक्लोराइड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल क्लोराइड्स फ्रॉम अल्कोहल,
ठीक है, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस, ये स्टेटमेंट सही है, इसको ही प्रीफर करते हैं। क्यों? क्योंकि हमको प्योर एल्काइल हैलाइड मिल जाता है, क्योंकि बाकी बचा हुआ इसके साथ जो बाय प्रोडक्ट है वो तो उड़ जाता है गैस बन के, ठीक है ना। अब इसमें रीजन जो दिया वो क्या दिया कि थियोनिल क्लोराइड गिव प्योर एल्काइल हैलाइड। यस, तो बेटा इसके साथ हमको प्योर एल्काइल हैलाइड मिलता है, पर इनके साथ हमको प्योर एल्काइल हैलाइड नहीं मिलता, क्योंकि बाय प्रोडक्ट भी कुछ हमको मिलता है, तो हमको फिर से इसको प्योर करना पड़ता है। तो यहाँ पर एसर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और रीजन एसर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है। मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन जो जाएगा करेक्ट ऑप्शन वो हो जाएगा ए। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते बेटा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एसर्शन दिया हुआ है एल्काइल हैलाइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। मुझे बताओ बेटा क्या एल्काइल हैलाइड वाटर में सॉल्युबल होता है? देखो एल्काइल हैलाइड ये एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, यहाँ पर आर कार्बन है, ये क्लोरीन है, तो ये जो है ना बेटा कार्बन जो होते हैं ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, ठीक है ना, वाटर से ये भागते हैं, रिपेल होते हैं, मतलब ये वाटर में एक्चुअली वाटर इनसॉल्युबल होती है, इनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा नहीं होती वाटर में, बहुत कम सॉल्युबल होते हैं, ठीक है ना। क्यों कम सॉल्युबल होते हैं? अगेन वही बेटा, क्या? क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। अब रीजन क्या दिया है कि एल्काइल हैलाइड्स हैव हैलोजन अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिड कार्बन, ठीक है ना। एल्काइल हैलाइड्स जो होता है बेटा हैव हैलोजन अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिड कार्बन। तो बात ये भी सही बेटा है कि एल्काइल हैलाइड में, ठीक है ना, ये कार्बन sp3 कार्बन में ये हैलोजन क्या होता है? जुड़ा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब स्टेटमेंट सही है। पर क्या ये स्टेटमेंट इसका सही एक्सप्लेनेशन है? क्या इसका रीजन है? नहीं, ये इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक्सप्लेनेशन तो ये है कि कार्बन जो है ना ये हाइड्रोफोबिक होता है, तो नंबर ऑफ कार्बन जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, ठीक है ना बेटा, और वाटर से और भी ज्यादा रिपल्सन बढ़ते जाते हैं, वाटर में ये सॉल्युबल नहीं होते, बहुत कम सॉल्युबल होते हैं। तो यहाँ पर एसर्शन और रीजन दोनों सही, पर रीजन एसर्शन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, मतलब इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी। चंगा, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते बेटा। क्या बोल रहा है? पोटेशियम साइनाइड्स रिएक्ट विथ मिथाइल क्लोराइड गिव्स मिथाइल आइसोसाइनाइड। मुझे बताओ बेटा कि अगर हमने मिथाइल क्लोराइड लिया होगा CH3Cl और इसमें हमने KCN दे दिया बेटा, KCN मतलब K प्लस CN माइनस, तो ये नेगेटिव चार्ज बेटा बेसिकली कार्बन पे होता है। आप लोगों को यही ध्यान रखना है KCN में क्या होता है, ये C ट्रिपल बॉन्ड, ये N हो गया बेटा, है ना, और नेगेटिव चार्ज कार्बन पे होता है। कैसे? कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन अगर देखें 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, नाइट्रोजन के पास कितना बेटा 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके, इन्होंने शेयरिंग कर लिया, ये ट्रिपल बॉन्ड बना लिया बेटा, नाइट्रोजन के तो ऑक्टेट कंप्लीट है। पर अब जो पोटेशियम ने जो इलेक्ट्रॉन रिलीज किया वो कौन एक्सेप्ट कर लेता है? कार्बन, ठीक है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया उसको मैं क्रॉस से बना रहा हूं, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया कौन? कार्बन, है ना, इसलिए नेगेटिव चार्ज जो होता है बेटा ओवरऑल कार्बन पे आता है। चंगा, तो नेगेटिव चार्ज कौन रखा हुआ है? कार्बन। CN में जो नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन पे है, मतलब इन दोनों में से कार्बन जो है ना बेटा, कार्बन इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। ऐसा नहीं कि नाइट्रोजन रिएक्टिव नहीं है, नाइट्रोजन इसके पास भी लोन पेयर है, मतलब ये भी न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर रखता है, और ये भी, मतलब कार्बन और नाइट्रोजन दोनों ही न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर रखते हैं। इसको एम्बीफाइल कहते हैं, समझ पा रहे हो क्या बेटा? एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल कहते हैं इसको, एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना बेटा। तो सुनो मेरी बात, लेकिन यहाँ पे मोर रिएक्टिव कौन है? नाइट्रोजन और कार्बन में कार्बन, क्योंकि उसके पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो यही अटैकर है। तो CH3 जो Cl है, इसमें ये जो साइनाइड है ना, C ट्रिपल बॉन्ड N, तो ये जो नेगेटिव, तो ये कार्बन ही क्या करता है? अटैक करता है। SN2 रिएक्शन होता है कुछ इस तरीके से, क्या करता है बेटा? अटैक, और Cl बाहर निकल जाता है, तो बनता है इसमें क्या है? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, ये बनता है, मतलब मिथाइल साइनाइड बनता है। लेकिन अब सुनेंगे एसर्शन में क्या बोल रहा है? KCN रिएक्ट विथ मिथाइल क्लोराइड टू गिव मिथाइल आइसोसाइनाइड। बेटा मिथाइल आइसोसाइनाइड बन रहा है कि मिथाइल साइनाइड बन रहा है? आंसर है मिथाइल साइनाइड बन रहा है। आइसोसाइनाइड कब बनता है बेटा? जब KCN की जगह पे आपको AgCN दिया जाता है ना, AgCN, KCN की जगह पे क्या दिया जाएगा आपको? AgCN जब दिया जाता है, ठीक है ना, यहाँ पे लिख देता हूं मैं AgCN, तो बेटा AgCN कोवेलेंट होते हैं, और AgCN कोवेलेंट होते हैं बेटा, तो यहाँ पर कोई प्लस कोई माइनस नहीं होता, बल्कि एक बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो क्या कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है? नहीं है। क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है? नहीं है। तो यहाँ पर लोन पेयर होता है किसके पास? नाइट्रोजन के पास। तो नाइट्रोजन के पास जब लोन पेयर होता है तो यही क्या होता है? अटैकर, और यही अटैक करता है। तो ये अटैक किस पे करता है बेटा? मिथाइल क्लोराइड पे, कुछ इस तरीके से। तो जब ये इस पे अटैक करता है ना, तो ये जो और यहाँ से निकल जाता है, तो ये C, और यहाँ पर भी फिर बॉन्ड क्या हो जाता है बेटा? ब्रेक हो जाता है, तो ये कुछ इस तरीके जुड़ता है CH3NC, मतलब मिथाइल आइसोसाइनाइड बनता है। लेकिन कब? जब हमको AgCN देता है। KCN जब देता है तो मिथाइल साइनाइड बनता है। प्लीज कीप इन माइंड,
तो सवाल जो है वो क्या था, सवाल ये है कि आइसोसाइनेट बनता है क्या? नहीं। तो एसरसन क्या है बेटा? एसरसन जो है ना वो है गलत। अब रीजन क्या बोल रहा है कि साइनाइड जो है वो एक एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है। तो बेटा सही बात है, साइनाइड जो है ना एक एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है, ये भी अटैकर है, ये भी अटैक कर सकता है। तो रीजन क्या है? सही है, मतलब एसरसन गलत है, रीजन का स्टेटमेंट सही, मतलब यहां पर जो अब सही आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी, एसरसन सही पर एसरसन गलत पर रीजन सही। चंगा, चलिए अगला सवाल है क्या बेटा? एसरसन क्या बोल रहा है? टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है ना, अंडरगोज वुड्स रिएक्शन टू गिव 2,2,3,3 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन। बेटा सही बोल रहा है क्या कि यहां पर जो है ना टर्सरी ब्यूटाइल ये देखो ये टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड हो गया, ठीक है ना। ये वुड्स रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा बेटा? तो देखो तो मैंने आपको बताया था कि फ्री रेडिकल रिएक्शन होते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी होता है और डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होता है। हालांकि जब टर्सरी होते हैं ना तब कॉम्बिनेशन रिएक्शन माइनर हो जाता है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन मेजर होता है। क्लियर है क्या? लेकिन यहाँ पर जो प्रोडक्ट दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो क्या ये नहीं बनता? बनता है। तो बनता है तो मतलब स्टेटमेंट क्या है? सही है, भले ये माइनर है कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा कम बन रहा है पर कम से कम स्टेटमेंट से बन तो रहा है ना, स्टेटमेंट सही है। रिएक्शन टू गिव 2,2,3,3 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन, यहाँ पर मेजर और माइनर की बात नहीं किया है, मतलब ये बनता है बेटा। ये आप लोगों को पता है कि यहाँ पर इसको हम लोग 2 मॉलिक्यूल लेते हैं और यहाँ पे होमोलिसिस होगा बेटा, फ्रेडिकल बनेंगे ऐसा, तो इसके 2 मॉलिक्यूल जब लेंगे और कॉम्बिनेशन करेंगे तो ये बनेगा। ये फ्रेडिकल और ये फ्रेडिकल जो थे 2 मॉलिक्यूल से जो मिला इसको आपस में जोड़ दिया तो यही बनेगा, राइट। रीजन क्या बोल रहा है? बोल रहा है इन वुड्स रिएक्शन alkyl halides react with sodium in dry ether to give hydrocarbon containing double the number of carbon atoms प्रेजेंट इन द हैलाइड्स। हाँ बेटा, तो यहाँ पर रीजन भी सही बोल रहा है कि वुड्स रिएक्शन में ना जो एल्काइल हैलाइड जो है वो जब सोडियम के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो ये एक हाइड्रोकार्बन देता है, ये दे दिया हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग डबल, ठीक है ना बेटा। तो ये हमने इसकी 2 मॉलिक्यूल लिया, ठीक है ना, डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द हैलाइड। तो ये बात एकदम सही है कि ये दिया और सोडियम विद ड्राइथर के प्रेजेंस में यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल लेकर जो हम लोग बनाते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन जो होता है 2 मॉलिक्यूल मिलकर एक हाइड्रोकार्बन फाइनली बना दिया, ठीक है ना। और ये इसका क्या है? सही एक्सप्लेनेशन है। तो एसरसन भी सही है, रीजन भी सही है और रीजन इसका सही एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। चलिए तो तब इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? तब इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। अगला एसरसन जो है हाइड्रोलिसिस जो है बेटा ऑफ नेगेटिव। बेटा इसका क्या मतलब है? ये एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है तो माइनस मतलब भी लीवो रोटेटरी कंपाउंड है, लीवो रोटेटरी। तो 2 ब्रोमो ऑक्टेन है, तो 2 ब्रोमो ऑक्टेन क्या होता है बेटा? 8 कार्बन, ये हो गया आपका 3 3 6 7 और 8, तो 2 ब्रोमो ऑक्टेन बेटा। ये कार्बन कायरल है, तो ये कार्बन कायरल है और ये लीवो रोटेटरी, माइनस का मतलब है लीवो रोटेटरी। तो ये बोल रहे प्रोसीड्स विथ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, मतलब ये SN2 रिएक्शन कर रहा है। हाइड्रोलिसिस अगर बोल रहा है बेटा तो मतलब यहाँ पे कौन सा हाइड्रोलिसिस हो रहा होगा? एल्केलाइन, क्योंकि यही तो क्या करता है, इसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और यही क्या करेगा? SN2 रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पर जब हाइड्रोलिसिस होगा तो टोटल क्या होगा? इन्वर्जन होगा। सही बात है, टोटल यहाँ पर क्या हो जाएगा? इन्वर्जन, कोई दिक्कत नहीं है। 2 ब्रोमो ऑक्टेन है, NaOH से हम ट्रीट करेंगे, SN2 रिएक्शन होगा, टोटल इन्वर्जन होगा, ठीक है। क्या रीजन है? दिस रिएक्शन प्रोसीड्स थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ ए कार्बोकेटायन। मुझे बताओ क्या SN2 रिएक्शन में इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता है क्या? नहीं बनता। यहाँ पर SN1 अगर रिएक्शन होता तब इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता, SN2 में इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट होता है, कोई कार्बोकेटायन नहीं। इसका क्या मतलब है कि रीजन ही गलत है, एसरसन सही है। तो जब एसरसन सही रीजन गलत तो क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन एसरसन जो है वो क्या देखा है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ आयोडोइथेन CH3CH2I इज इजियर देन क्लोरोइथेन। बेटा मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्लोरोइथेन दिया है और एक आयोडोइथेन दिया है, तो इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है बेटा आयोडोइथेन में आसान है क्लोरोइथेन से। क्यों? पहले आप खुद से पूछ लें कि यार ऐसा क्यों? तो क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि आई बेटा यहाँ पर R और I कार्बन के साथ में I जुड़ा हुआ है, तो आपको पता है कि I की साइज ज्यादा है, तो साइज ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ
ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, मतलब आसानी से क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा और आई आसानी से निकल जाएगा। आई माइनस एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। क्यों अच्छा लिविंग, साइज ज्यादा होने की वजह से बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो गया, इसलिए बॉन्ड एनर्जी कम हो गई है। ये इसका रीजन है। तो रीजन देख लेते हैं कि बॉन्ड क्या बोल रहा है, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन आयोडीन बॉन्ड इज लेस देन कार्बन क्लोरीन बॉन्ड। बेटा यही तो है, साइज ज्यादा होने की वजह से बॉन्डिंग बढ़ गया है तो बॉन्ड एनर्जी कम होगी। तो बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ सी बॉन्ड इज लेस, ठीक है, देन दैट ऑफ CCl बॉन्ड, और इसी वजह से इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है, मतलब अब आंसर जाएगा ए। ठीक है बेटा, चलिए अगला सवाल फिर से। असर्शन क्या बोल रहा है, एराइल हैलाइड्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद ईज। बेटा एराइल हैलाइड्स मतलब अगर मैं एराइल हैलाइड्स लूं जैसे क्लोरोबेंजीन, बेटा ये बेंजीन है, एरोमेटिक है, यहां पर मैंने ले लिया ये Cl, तो एराइल हैलाइड्स हो गया। एराइल हैलाइड्स बोल रहा है बेटा क्या ये NSR आसानी से करता है, क्या ये NSR आसानी से करता है, बेटा मुझे बताओ, क्या ये NSR आसानी से करता है? नहीं करता। क्यों बेटा, ना ये SN1 आसानी से करेगा, ना ये SN2 आसानी से करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसके पास है लोन पेयर और यहाँ पर हो रहा है रेजोनेंस, कॉन्जुगेशन है। तो ड्यू टू रेजोनेंस इसमें जो है ना बेटा, ये कार्बन और क्लोरीन के बीच में ना पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, पार्शियल डबल बॉन्ड तो ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ये कार्बन और क्लोरीन का जो बॉन्ड एनर्जी है वो क्या हो गया बेटा, बढ़ गया है। डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहे हैं ना पार्शियल, तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, बढ़ गई। अब बढ़ गई तो आसानी से ब्रेक डाउन नहीं होगा, मतलब कि ये आसानी से नहीं होगा। और इसमें क्या बोल रखा है कि आसानी से होगा, मतलब असर्शन भी क्या है बेटा, गलत हो गया है। आप लोगों को पता है ना कि एराइल हैलाइड्स जो होते हैं वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, किसके लिए, NSR के लिए। ये रिएक्टिव तभी होते हैं जब इसमें हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर देते हैं, साम दाम दंड भेद सब देते हैं ना, तब जाके रिएक्टिव। तो असर्शन बोल रहा है कि बेटा अंदर को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद ईज, तो ये असर्शन गलत है। रीजन देख लेते हैं, द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन एराइल हैलाइड्स हैज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ये लाइन टू लाइन दिया हुआ है बेटा, ठीक है। तो ये कहानी, ये रीजन जो है, इसका स्टेटमेंट सही है, ठीक है ना। तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा डी। चंगा, असर्शन क्लोरोबेंजीन इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक्स। हाँ ये कहानी सही है भाई, क्लोरोबेंजीन जो है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए लेस रिएक्टिव है। ये अभी हमने देखा, सेम क्वेश्चन हो गया, ये लेस रिएक्टिव होता है। क्यों? ठीक है ना। तो क्यों बेटा, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। ये देखो चीजें आपको ना कॉन्सेप्चुअल पता होनी चाहिए, तभी आप असर्शन रीजन क्वेश्चंस बहुत आसानी से कर सकते हो। रीजन बोल रहा है नाइट्रो ग्रुप इन द क्लोरोबेंजीन इंक्रीजेस इट्स रिएक्टिविटी, ठीक है ना, टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेटा आप लोगों ने डाउस प्रोसेस देखा हुआ है, डाउस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, डाउस प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि ये जो है ना क्लोरोबेंजीन से जब हम लोग फिनॉल बनाना होता है ना, फिनॉल बनाना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, NaOH लेते हैं। और क्योंकि बेटा ये क्लोरोबेंजीन जो है ना NSR के लिए लिस्ट रिएक्टिव होता है, तो ये अकेले NaOH से ये चीजें नहीं हो पाती है, ठीक है ना। तो हमको उसमें हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर देना पड़ता है, तब जाके क्या बनता है बेटा, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर देना पड़ता है, तब जाके फिनॉल में कन्वर्ट होता है। ठीक है क्या? तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो इंटरमीडिएट बनता है, आप लोग को याद आ रहा होगा इंटरमीडिएट कैसे बनता है बेटा, कि Na+OH- है, तो क्या होगा कि ये क्लोरीन जो है ना बेंजीन में जुड़ा हुआ है, भले ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है पर ये +M लगा रहा है, तो ये इस +M की वजह से पाई इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होगा, इधर शिफ्ट होगा, मतलब ये माइनस और ये प्लस आएगा, राइट। माइनस और क्या होगा बेटा, प्लस आएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है ना ये क्लोरोबेंजीन में जब हम लोग NaOH लेते हैं बेटा, Na+OH-, तो यहाँ पर क्या होता है, इसके +M की वजह से पाई इधर शिफ्ट होता है माइनस एंड प्लस। तो सुनो, तो OH तुरंत क्या करता है, इस बेंजीन पे अटैक करता है, पाई बॉन्ड तो ब्रेक हो गया, ये हो जाएगा OH, ये हो जाएगा Cl और यहाँ पर नेगेटिव। तो आप लोगों को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर इंटरमीडिएट जो है ना कार्ब एनायन बनता है। इंटरमीडिएट क्या बनता है बेटा, कार्ब एनायन। तो कार्ब एनायन बनता है तो रिएक्टिविटी किस बात पर डिपेंड करेगी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन पे, तो है ना। और देन फाइनली फिर क्या होता है बेटा, ये एरोमेटिक से बन जाता है नॉन एरोमेटिक कार्बन आयन, इसका इंटरमीडिएट होता है बेटा। क्या बोला मैंने, फिर से ध्यान रखना,
क्या नॉन एरोमेटिक कार्बन आयन, नॉन एरोमेटिक कार्बन आयन यहाँ पर इंटरमीडिएट होता है। देन फिर वापस ही अपनी एरोमेटिसिटी को रिटेन करने के लिए ये अगेन नेगेटिव चार्ज बेटा ये पाई बॉन्ड बनाता है और उसी वक्त एज ए लिविंग ग्रुप Cl बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। sp3 कार्बन अब Cl आसानी से निकल सकता है और फाइनली बन जाता है फिनॉल। तो देखो काम की बात मैं जो बोलना चाह रहा हूँ वो ये है कि इंटरमीडिएट क्या बन गया, कार्बन आयन। तो यहाँ पर आप लोगों ने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा कि अगर यहाँ पर NO2 ग्रुप प्रेजेंट है, क्या बच्चे प्रेजेंट है NO2 ग्रुप, तो NO2 ग्रुप क्या लगाएगा, -M लगाएगा। तो -M लगाएगा तो वो इस नेगेटिव बनने वाला जो नेगेटिव चार्ज है उसकी स्टेबिलिटी क्या कर देगा बेटा, बढ़ा देगा। और जब इसकी स्टेबिलिटी बढ़ा देगा मतलब ये ज्यादा क्या हो जाएगा, रिएक्टिव। इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, ठीक है ना, तो जो सबस्ट्रेट है वो उतना फास्ट किसमें कन्वर्ट होगा, इंटरमीडिएट में। और जैसे इंटरमीडिएट बना बेटा वो क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में। तो नाइट्रो ग्रुप का प्रेजेंस इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ा रहा है। पर क्या ये NSR करने के लिए क्या ये जरूरी है, क्या मतलब कहने का मतलब है ये बोल रहा है कि लेस रिएक्टिव होता है क्लोरोबेंजीन किसके लिए, NSR के लिए। तो NSR के लिए लेस रिएक्टिव होता है, तो क्या लेस रिएक्टिव होने का रीजन NO2 है क्या, नहीं NO2 नहीं है। क्या है लेस रिएक्टिव होने का रीजन, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। NO2 का प्रेजेंस NSR को आसान कर रहा है, पर लेस रिएक्टिव होने का रीजन ये नहीं है। बात समझा पा रहे हो क्या। तो नाइट्रो ग्रुप का जो प्रेजेंस है क्लोरोबेंजीन की रिएक्टिविटी को इंक्रीज करता है, समझ पा रहे हो क्या बेटा। पर ये इसका रीजन नहीं है कि ये लेस रिएक्टिव है, इसका रीजन NO2 नहीं है। तो क्या है रीजन, क्लोरीन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करके यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर लाता है और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी कम है। तो कहने का मतलब असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, पर रीजन असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्लियर है बच्चों, चलिए मतलब इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। Again, nitration of chlorobenzene leads to the formation of meta-nitrochlorobenzene। बेटा अगर मैं क्लोरोबेंजीन में क्या करा देता हूँ, क्लोरोबेंजीन में करा देता हूँ नाइट्रेशन, मतलब ये हो गया बेटा HNO3 प्लस H2SO4 दे दिया बेटा यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब मैं नाइट्रेशन कराऊंगा तो क्या बनेगा, तो चलिए सबसे पहले आपको पता है कि इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर क्या मिलता है बेटा, NO2+। अब ये क्या करेगा, तो देखिए बहुत अच्छा सवाल बनता है। देखो क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो क्लोरीन एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो वैसे तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जो होते हैं ना, क्लोरीन एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जनरली क्या बनाते हैं, मेटा डेरिवेटिव प्रोडक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मेटा। पर क्या यहाँ पर क्लोरीन जो है बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है, तो क्या ये मेटा डेरिवेटिव प्रोडक्ट बनाता है क्या, नहीं। जनरली जितने भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, जैसे नाइट्रो ग्रुप हो गया, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, ये जो है ये मेटा डेरिवेटिव प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। लेकिन क्लोरीन एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हुए भी ये मेटा डेरिवेटिव प्रोडक्ट नहीं बनाता। ये क्या बनाता है, ऑर्थो एंड पैरा डेरिवेटिव प्रोडक्ट बनाता है। क्यों, क्योंकि बेटा इसका जो प्लस M है ना, ये डिसाइडिंग होता है। बनने वाला जो इंटरमीडिएट होता है वो प्लस M की वजह से स्टेबल होता है, कि हम जब पाई बॉन्ड जब ब्रेक करते हैं बेटा, तो यहाँ पे प्लस चार्ज जो आता है ना, वो प्लस, तो क्लोरीन का जो प्लस M लगाकर उसको स्टेबिलिटी देता है। तो इसका जो बनने वाला इंटरमीडिएट है वो क्लोरीन के प्लस M की वजह से स्टेबल होता है। दैट्स वाई यहाँ पर प्लस M, क्लोरीन का प्लस M डायरेक्शन देता है कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है ना। तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जो है, क्लोरीन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, वो डिसाइड करेगा कि रिएक्टिविटी ज्यादा होगी कम होगी, पर प्लस M डिसाइड करता है कि आने वाला अगला इलेक्ट्रोफाइल जो है वो कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो, मेटा या पैरा पे। तो आंसर बेटा ऑर्थो एंड पैरा है, क्योंकि जब मेटा पे अटैक करेगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर बनेगा ही नहीं। मेटा पे आप अटैक कराओगे ना, तो पॉजिटिव चार्ज इसको छोड़कर कहीं पे भी आप पाई बॉन्ड ब्रेक कराओ ना, मेटा पे अटैक करा के पॉजिटिव चार्ज यहाँ छोड़कर सब जगह बनेगा, ठीक है। लेकिन ऑर्थो पैरा पे अटैक कराओगे तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा कैसे भी करके, रेजोनेंस करके कैसे भी करके ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जो कि प्लस M की वजह से क्या होगा, स्टेबल होगा। तो सुनो, तो जब हम लोग क्लोरोबेंजीन में नाइट्रेशन कराते हैं तो यहाँ पे मेटा नहीं बल्कि क्या बनता है बेटा, ऑर्थो एंड पैरा डेरिवेटिव प्रोडक्ट। या तो ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन बनेगा या फिर पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन बनेगा। समझ पा रहे हो बेटा, जनरली पैरा जो होता है वो मेजर होता है,
ठीक है ना। तो पहली बात तो बेटा असर्शन ही गलत हो गया। रीजन क्या है, नाइट्रो ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। बेटा नाइट्रो ग्रुप जो है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, मतलब सुनो कि नाइट्रो ग्रुप, अब ये ऐसा बोल दिया कि NO2 अगर बेंजीन में जुड़ गया, देखो बात का मतलब समझना, NO2 बेंजीन में जुड़ गया तो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल अब कहां पे, अगर मैंने इसमें इलेक्ट्रोफाइल दे दिया तो कहां पे, तो यार ये भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, और ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जो है आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट करेगा कहां पे, मेटा पे। क्यों, क्योंकि यहां पर जब इलेक्ट्रॉन जब ये खींचेगा ना तो पॉजिटिव चार्ज कहां कहां आएगा, ऑर्थो, पैरा, और यहां ऑर्थो पे, तो इलेक्ट्रोफाइल बेटा पॉजिटिव चार्ज पे तो अटैक कर नहीं पाएगा, वो तो बर्बाद हो चुका है। उसके लिए सेफ साइड कौन सा होता है, मेटा, और इसलिए इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे अटैक करता है। तो नाइट्रो ग्रुप जो है ना बेटा ये मेटा डेरिवेटिव प्रोडक्ट बनाता है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो ये स्टेटमेंट सही है, पर ये इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। बात समझा पा रहा हूं क्या, मतलब असर्शन सही, रीजन गलत, मतलब ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका आंसर होगा। क्लियर है। फिर से अगला सवाल, असर्शन क्या बोल रहा है, इट इज डिफिकल्ट टू रिप्लेस क्लोरीन बाय OH, ठीक है ना, इन क्लोरोबेंजीन इन कंपेरिजन टू दैट इन क्लोरोइथेन। बहुत सही बेटा, जैसे क्लोरोइथेन क्या है, CH3CH2Cl, और क्लोरोबेंजीन क्या है बेटा, क्लोरोबेंजीन है ये है क्लोरोबेंजीन। तो क्या बोल रहा है कि Cl का, जैसे हम लोग इसमें NaOH दे दिया और इसमें भी NaOH दे दिया, यस और नो, तो बेटा यहाँ पर Cl निकलना आसान नहीं है, यहाँ पर Cl आसानी से निकल सकता है। क्या सही बात है, सही बात है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो हो रहा है रेजोनेंस, तो क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है तो रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, और इसीलिए यहाँ से Cl आसानी से नहीं निकलेगा, तो इसकी रिएक्टिविटी कम है। तो ये असर्शन तो बिल्कुल सही है। इट इज डिफिकल्ट टू रिप्लेस क्लोरीन बाय OH इन क्लोरोबेंजीन इन कंपैरिजन टू दैट इन क्लोरोइथेन, ये सही है। रीजन क्या बोल रहा है, क्लोरीन कार्बन जो है बॉन्ड इन क्लोरोबेंजीन हैज अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यस इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ड्यू टू रेजोनेंस। तो यार रीजन भी सही है और रीजन असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है, मतलब अब आंसर जाएगा ए। सिंपल सवाल है बेटा बहुत, ठीक है ना, कुछ ज्यादा सोचने का नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। असर्शन बोल रहा है इन मोनोहेलोएरिन्स, मोनोहेलोएरिन्स मतलब बेटा कि बेटा ये बेंजीन हो गया, इसमें एक ही हेलोजन है, कोई भी आप हेलोजन ले लो, मोनोहेलोएरिन्स फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अकर्स एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। बेटा वही कहानी मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये बहुत अच्छा सवाल बनता है कि हेलोजन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है ना, तो कोई भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप मेटा डेरिवेटिव प्रोडक्ट बनाता है, लेकिन हेलोजन के केस में ऐसा नहीं होता, हेलोजन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हुए भी ये ऑर्थो पैरा डेरिवेटिव प्रोडक्ट बनाता है, मतलब ये वाला असर्शन सही है, ठीक है ना। और रीजन क्या है बेटा, रीजन ये देख रखा है इसमें कि हेलोजन एटम्स इज अ रिंग डीएक्टिवेटर, ये भी स्टेटमेंट सही है कि ये डीएक्टिवेटर ग्रुप है, पर ऑर्थो और पैरा बनाने के लिए कोई रीजन नहीं है। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जो है बेटा वो तो मेटा बनाता है, बात समझा पा रहा हूं क्या, तो स्टेटमेंट सही है, इसका रीजन ये नहीं है। रीजन क्या है, फिर से रीजन क्या है बेटा, क्या कि जब हम लोग ऑर्थो और मेटा और पैरा तीनों अटैक कराकर हम लोग देखते हैं ना, ठीक है, तो आप देखेंगे कि ऑर्थो और पैरा जब अटैक कराते हैं तो बनने वाला इंटरमीडिएट इसके प्लस एम की वजह से स्टेबल होता है, पर मेटा जब अटैक कराते हैं तो कोई भी ऐसा इंटरमीडिएट नहीं बनता जो कि स्टेबल हो। डेट्स व्हाई मेटा पे मेटा डायरेक्टिंग नहीं होता, हेलोजन क्या होता है, ऑर्थो एंड पैरा। ये हमने क्लास में बहुत अच्छे से हमने इसको कर रखा है, क्लियर है बेटा। तो रीजन का स्टेटमेंट सही है पर ये इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए इसका आंसर जाएगा बी, ठीक है बच्चों। चलिए, तो एराइल आयोडाइड्स कैन बी, अगला सवाल जो है एराइल आयोडाइड्स मतलब आयोडो बेंजीन के बारे में बात कर रहा है, ये है ना बेटा, कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ एरिन्स विथ आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। बेटा बोल रहा है कि बेटा इसका जो प्रिपरेशन होगा वो क्या होगा, कि कोई भी जो इसका प्रिपरेशन जो होगा कैसे होगा बेटा, कि कोई एरिन्स हम लोग ले लिया, जैसे ये बेंजीन ही ले लिया, कि बेंजीन का रिएक्शन हम लोग कराएंगे किससे, आयोडीन से, I2 से, इन द प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है बेटा। क्या बात सही है, यस सुनो, आपको इन द प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्सीडाइज, बेटा आप लोगों ने क्या पढ़ रखा होगा, जब आप लोगों ने एल्केन पढ़ रखा था, एल्केन, तो वहां पर हमने देखा था कि जैसे हम लोग क्या करते हैं बेटा, ये एल्केन से एल्काइल आयोडाइड बनाते हैं, तो हम लोग क्या X2 लेते हैं, X2 के साथ में हम लोग क्या ले लेते हैं, सनलाइट। बेटा X2 में हम लोग F2 नहीं लेते क्योंकि वो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, I2 भी नहीं लेते हैं, याद होगा आपको, क्योंकि वो स्लो रिएक्शन होता है। क्यों स्लो रिएक्शन होता है, ठीक है ना, मेनली लेते हैं Cl2 और Br2,
तो यहाँ पर यही सारी चीजें समझेंगे। तो यार यहाँ पर ना F2 भी नहीं लेते, F2 नहीं लेने का रीजन हमने देख लिया, I2 भी नहीं लेते, क्यों? क्योंकि जब सनलाइट देते तो बेटा I2 ये तो ब्रेक डाउन हो जाएगा I क्रिटिकल में, देन बेटा जब इसकी वजह से ये जब ब्रेक डाउन होगा तो क्या बनेगा RH प्लस HI, और ये HI जो बना ना बाई प्रोडक्ट ये HI, तो आपको पता है कि HI स्ट्रॉन्ग रिड्यूसर होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसर। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसर होने से क्या आपको समझ में आ रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो सामने वाले को अगेन क्या करता है? रिड्यूस कर देता है, और रिड्यूस करके खुद क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज। मतलब ये रिएक्शन वापस से बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है और हमको अगेन RH और I2 मिल जाता है। मतलब ये रिएक्शन एक तो स्लो है, स्लो होने का रीजन बेटा कि I2 भी जो है ना आसानी से ब्रेक नहीं हो रहा है। बात समझा पा रहा हूं क्या? और ये बन भी रहा जो है ना, ये बन भी रहा है, ये बन भी रहा है, तो ये रिएक्शन भी क्या हो जाता है? रिवर्स हो जा रहा है। क्लियर है क्या? तो अब इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलाने के लिए हम क्या करते हैं? रिएक्शन से RH प्लस, आई एम सॉरी बेटा ये गलती से मिस्टेक हो रहा है, RH नहीं RI है, ये RI बनेगा ना, एल्काइल आयोडाइड। तो इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम HI को रास्ते से हटाते हैं, क्योंकि HI जब तक रहेगा बेटा ये सामने वाले को क्या रिड्यूस करके बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन को कन्वर्ट करता रहेगा। तो अगर इसको यही प्रोडक्ट बनाना है हमको, तो HI को रास्ते से हटाते हैं, और HI को रास्ते से हटाने के लिए हम क्या करते हैं बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे HNO3 या HiO3 यूज करते हैं, कि ताकि यहाँ पर रेडॉक्स हो जाए और HI रास्ते से हट जाए, और फिर से हमको एक प्रोडक्ट मिल जाए I2। जब रेडॉक्स करते हैं तो बेटा अगेन I2 मिलता है, जो फिर से दूसरे एल्केन पे अटैक करके इसको RI में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। तो वही जो कहानी एल्केन में, वही कहानी बेटा आप बेंजीन में भी कर सकते हैं। तो बेंजीन में जब हम लोग आयोडीनेशन कराते हैं, ठीक है ना, तो क्या बनेगा बेटा? आयोडो बेंजीन बनेगा और साथ में HI बनेगा। तो HI को रास्ते से हटाना है तो इसके लिए क्या यूज करते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये असर्शन बहुत सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि एराइल आयोडाइड का जब हम लोग प्रिपरेशन कराएंगे बेटा, ठीक है, एरीन से, ठीक है ना, आयोडीन के प्रेजेंस में, तो हम लोग ऑक्सीडाइजिंग यूज करते हैं। क्लियर? सही बात है। अब रीजन क्या दिया हुआ है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है ना वो I2 को HI में क्या करता है बेटा? ऑक्सीडाइज करता है। क्या ये बात सही है क्या बेटा? ये बात सही है क्या I2 को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजेस I2 टू HI? नहीं, यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर क्या हो रहा है बेटा कि HI जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है ना, जैसे अगर मैंने HiO3 ले लिया, वो HI को ये ऑक्सीडाइजिंग, ये HI को ऑक्सीडाइज करता है और किस में कन्वर्ट करता है बेटा? I2 में कन्वर्ट। आगे इसमें रिएक्शन देखें तो ये I2 में कन्वर्ट करता है। HiO3 HI को ऑक्सीडाइज करता है किसमें? I2 में। तो HI रिमूव हो गया, फिर से I2 बन गया, और ये I2 फिर से दूसरे एल्केन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? RI। तो ये I2 को HI में नहीं बल्कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HI को I2 में कन्वर्ट करता है। मतलब यहां पर रीजन क्या है बेटा? गलत है। HI के साथ जब हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HiO3 डालते हैं ना, तो I2 के साथ में हमको मिलता है वाटर, तो I2 में कन्वर्ट होता है, और ये I2 फिर से रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलाने के लिए आगे हेल्प करता है। तो यहां पर आंसर जो हो जाएगा बेटा असर्शन सही, रीजन गलत, तो ऑप्शन नंबर C। चंगा, चलिए अब बोल रहे बेटा असर्शन हाइड्रोक्सी कीटोन आर नॉट डायरेक्टली यूज्ड इन ग्रिगनार्ड रिएजेंट। बेटा हाइड्रोक्सी कीटोन क्या है? देखो नाम से कभी हम लोग हड़बड़ाना नहीं। हाइड्रोक्सी कीटोन मतलब यार ऐसा कंपाउंड ले लो जिसमें OH ग्रुप भी होगा और कीटोन भी होगा, कोई भी एक ले लो ना अपनी मर्जी से। जैसे ये मैंने कीटोन ले लिया, ये कीटोन ले लिया है ना बेटा, और यहाँ पर कहीं पे भी लगा दिया इसी कार्बन में या और आगे कार्बन में OH ग्रुप, जैसे अभी फिलहाल मैंने इसे भी लगा दिया ये। तो ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट जो अगर हम लोग लेंगे, इसमें हाइड्रोक्सी कीटोन यूज नहीं करते। कितना अच्छा क्वेश्चन है यार बेटा ये, ठीक है ना? क्यों नहीं करते? क्योंकि ग्रिगनार्ड रिएजेंट रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्या बात सही है? सुनो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने ग्रिगनार्ड जो रिएजेंट जो होता है वो हम क्या लेते हैं बेटा? क्या होता है ये? RMgX। और आप लोगों ने इसका रिएक्शन देखा होगा कि टोटल 3 टाइप के रिएक्शन शो करते हैं। एक तो एसिड बेस रिएक्शन, दूसरा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तीसरा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है ना बेटा? तो और इसमें सबसे आसानी से या सबसे फास्ट जो रिएक्शन होता है वो कौन सा? एसिड बेस रिएक्शन। आउट ऑफ ऑल रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शंस आर फास्टेस्ट रिएक्शन, ठीक है ना, आउट ऑफ देम। तो सुनो, तो इसको जब भी कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन मिल जाता है ना, जैसे चाहे वो वाटर से मिले, मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में भी बताया था, HOH से मिले या अल्कोहल से मिले या किसी एसिड से मिले या कहीं से भी HCN, तो वो H को देखते साथ ही वो H को खींच लेता है और बना लेता है RH। ये मैंने बताया था आप लोग को।
तो ऐसे तो ये क्या करता है एसिड बेस रिएक्शन। लेकिन कार्बोनिल कंपाउंड अगर हम लोग देख रहे हैं बेटा, कार्बोनिल कंपाउंड जैसे एल्डिहाइड या कीटोन, ठीक है, सपोज मैंने अभी कीटोन ले लेता हूं, तो कीटोन के साथ क्या शो करेगा, कीटोन अगर ले लिया तो क्या शो करेगा, कीटोन ले लिया तो यहाँ पे क्या शो करेगा बेटा, ये तो माइनस प्लस में ब्रेकडाउन हो जाता है, ठीक है ना, और यहाँ से ये R माइनस मिलता है बेटा, ये क्या करेगा एडिशन रिएक्शन शो करेगा। और आप लोगों को याद है कीटोन के साथ जब ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन कराता है तो टर्सरी अल्कोहल बनाता है, ठीक है ना, एल्डिहाइड के साथ अगर फॉर्मल्डिहाइड हो गया तो प्राइमरी अल्कोहल, और फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर कोई दूसरा एल्डिहाइड होता है तो सेकेंडरी अल्कोहल, और कीटोन के साथ टर्सरी अल्कोहल। बोले यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है बेटा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रहा है और अल्कोहल बना रहा है। लेकिन अगर मैंने कीटोन और अल्कोहल दोनों को मिक्स कर दिया, मतलब हाइड्रोक्सी कीटोन ले लिया, तो मुझे बताओ बेटा क्या ये R माइनस अभी कीटोन पे अटैक करेगा क्या, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर जो हाइड्रोजन है ना ये क्या एक्टिव हाइड्रोजन है, तो यार इसको जो है ये इस पे ना रिएक्ट करके तुरंत H प्लस क्या करेगा, चुरा लेगा, ठीक है ना, मतलब ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ना करके एसिड बेस रिएक्शन करेगा। तो अगर आपको कार्बोनिल से रिएक्शन कराना है तो आप बेटा हाइड्रोक्सी ग्रुप मत दो, क्योंकि उसमें मिल जाएगा उसको एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है ना, और जब एसिडिक हाइड्रोजन हो जाएगा तो ये इसको देखेगा ही नहीं। बेटा आप कोई अगर घर में किसी को बुलाया हो, किसी कोई मेहमान आपने बुलाया हुआ है, तो वो आप पर तभी ध्यान देगा कि जब तक आप उनके लिए सुपीरियर होगे। अगर उस आपसे ज्यादा कोई और सुपीरियर बंदा आपके घर में है या कोई बाहर से आया है, तो जनरली जो आने वाला जो मेहमान है वो आप पे ध्यान ना देके उस दूसरे पर वो ध्यान देना शुरू कर देता है, ठीक है ना, तो आपको फिर लगता है कि यार ये हमें नेग्लेक्ट कर रहा है। तो वही कहानी होगी कि इन दोनों में से इसको जो पसंद है वो एसिडिक H पसंद है, तो ये सीधा इस पे अटैक कर देता है, और इस पे अटैक कर देता है तो बेटा कीटोन से रिएक्ट ही नहीं करता, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो इसीलिए अपन जो है ना कीटोन से अगर अपन को इसको रिएक्शन कराना होता है तो हाइड्रोक्सी कीटोन अपन अवॉइड करते हैं, ओनली कीटोन लेते हैं। क्लियर है बेटा, तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है, मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। क्लियर, चलिए अब अगला असर्शन क्या बोल रहा है बेटा, क्लोरीनेशन ऑफ इथाइल बेंजीन विथ Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ हीट एंड लाइट मेनली यील्ड्स 1-chloro-2-phenyl ethane। देखो बेटा इथाइल बेंजीन क्या है, CH2CH3, ये इथाइल और ये हो गया बेंजीन। जब इसमें मैंने क्या करा दिया क्लोरीनेशन, Cl2 के साथ ले लिया मैंने सनलाइट, है ना, सनलाइट कुछ बोला है कि इन प्रेजेंस ऑफ हीट एंड लाइट, हाँ मतलब वही है, लाइट या हीट ले लो, वही दोनों एक ही बात है, कहानी की है। ये क्या बनाएगा बेटा, ये क्या, पहले आप बस सोच लो क्या बनाएगा। तो देखो सनलाइट है तो फ्री रेडिकल रिएक्शन होते हैं, जब फ्री रेडिकल रिएक्शन होगा बेटा यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, क्लोरीन फ्री रेडिकल, और ये क्लोरीन फ्री रेडिकल जो है बेटा इसकी वजह से यहाँ पर भी फ्री रेडिकल्स बनेंगे, होमोलिसिस होगा। तो कहां पर होगा, वो वाला CH बॉन्ड ब्रेक होगा जिसके बाद बनने वाला जो फ्री रेडिकल होगा वो स्टेबल होगा। तो कौन सा बेटा, यही वाला CH बॉन्ड ब्रेक कराएंगे। तो ये जो है ना, ये जो है, ये आप इसको ओपन कर लो भाई, इसको ओपन कर लो, ये CH, तो आप इसी को ही ब्रेक कराएंगे। जब ये ब्रेक कराओगे तो यहाँ पे बनेगा फ्रिडिकल, और ये फ्रिडिकल रेजोनेंस की वजह से स्टेबल होगा, तो Cl यहीं पे अटैक करेगा और बना लेगा फाइनली आपका, ठीक है ना, जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो पेरेंट कार्बन चेन। बेटा ये इसको IUPAC नेम क्या लिखोगे आप लोग, 2 कार्बन पेरेंट कार्बन चेन होगा, 1-1-chloro-1-phenyl ethane। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, मेनली यील्ड्स 1-chloro-2-phenyl ethane। बेटा 1-chloro-2-phenyl ethane जो है ना, ये कब बनेगा, जब ये CH ना ब्रेक करके आप ये CH ब्रेक करोगे तब क्लोरीन यहाँ पे जुड़ेगा, तो 1-chloro-2-phenyl ethane बनेगा तो सही, पर वो मेजर नहीं, वो माइनर होगा, ठीक है ना। तो ये मेनली वर्ड बोलकर ये एक्चुअल में मेजर की बात किया है, तो इसीलिए अगर ये नहीं बोलता तो बेटा वो स्टेटमेंट सही मेनली बोल रहा है, मेनली मतलब मेजर की बात कर रहा है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। लेकिन रीजन वाला स्टेटमेंट देख लेते हैं, द रिएक्शन अकर्स थ्रू द इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ द रेडिकल C6H5CH3। देखो CH मतलब रेडिकल यहीं पर है, तो क्या ये इंटरमीडिएट बन रहा है, यस यही तो इंटरमीडिएट बन रहा है, मतलब कि रीजन का स्टेटमेंट सही है पर असर्शन का स्टेटमेंट गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है बेटा, चलो अगला सवाल फिर से, द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्काइल हैलाइड्स डिक्रीजेस इन द ऑर्डर। बेटा बॉइलिंग पॉइंट किस बात पे डिपेंड करता है, बॉइलिंग पॉइंट जब जब कोई मॉलिक्यूल के बीच में हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जो ब्रेक करते हैं, वैन डर वाल्स फोर्स को, तो वैन डर वाल्स फोर्स किस बात पे डिपेंड करता है, मास पे, ठीक है ना बेटा। तो अब जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होता है वैन डर वाल्स फोर्स उतना ज्यादा होता है, और वैन डर वाल्स फोर्स जितना ज्यादा होगा उनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेटा RI, यार
RF से ज्यादा जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो RCl का होगा, RCl से ज्यादा RBr और सबसे ज्यादा होगा RI। तो RI के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा RI इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा। तो इसको ब्रेक करने के लिए भी एनर्जी हमको ज्यादा देनी पड़ेगी, मतलब बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा होगा। तो बात तो सही है कि सबसे ज्यादा इसका देन इसका मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर है। पर इसमें रीजन क्या देकर रखा है बेटा, द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्काइल क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स कंसिडरेबली हायर देन दैट ऑफ द हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। मतलब ये बोल रहा है बेटा कि कोई भी जो RX है, ये हाइलाइड में क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड कुछ भी हो सकता है, इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट जो होगा, ठीक है ना, वो हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होगा क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि इसने क्लोराइड बोला है। तो बेटा क्लोराइड है मतलब यार क्लोरीन आने की वजह से मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से कोई भी जो एल्काइल हैलाइड है इसका, मतलब एल्काइल हैलाइड में फ्लोराइड छोड़ दो, तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो जनरली एल्केन से क्या होगा, वो ज्यादा होगा। तो ये बात तो सही है, पर क्या ये इसका एक्सप्लेनेशन है? नहीं, इसका एक्सप्लेनेशन तो बेटा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन से आ रहा है कि इनमें आयोडीन का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, RI का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है। क्लियर है क्या? तो स्टेटमेंट ये भी सही है, ये भी सही, पर ये इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। मतलब अब आंसर हो जाएगा क्या बेटा, बी। ठीक है, चलिए अगला सवाल, एसर्शन 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स आर मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। बेटा हमने इससे पार्ट 1 में तो पूरा हमने यही देखा था कि 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड जो होते हैं ना वो SN1 के ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि जब इसमें सबसे पहला स्टेप जो होता है जिसमें लिविंग ग्रुप लिव कर जाता है और बनता है क्या, इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन। और अगर जो बनने वाला जो कार्बोकेटायन है अगर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है ना बेटा, मतलब ये SN1 रिएक्शन से जाएगा। तो यार एसर्शन तो एकदम सही है। ठीक है, रीजन क्या बोल रहे हैं, इन SN1 रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली इन द कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। ठीक है ना बेटा, तो यार ये आपको अब यहाँ पर ये समझने के लिए पूरा मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले SN1 में X माइनस जो होता है एज ए लिविंग ग्रुप बाहर हो जाता है, फिर इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकेटायन, ठीक है ना, और देन फिर न्यूक्लियोफाइल आता है और इसमें अटैक करता है बेटा, सामने से भी अटैक करेगा, बैक साइड से भी अटैक करेगा और फिर बना लेता है प्रोडक्ट CCS3 लाइक ये ऐसा। तो ये बेटा इस तरीके से प्रोडक्ट बना लेता है, रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों बनते हैं 1:1 रेशो में। सुनो, तो इसमें जो पहला स्टेप होता है ना वो स्लो होता है, स्लो स्टेप, और स्लो होने की वजह से रेट डिटर्मिनेशन स्टेप होता है RDS होता है। तो स्लो होने की वजह से RDS है, ठीक है। ये होता है फास्ट स्टेप, ये होता है फास्ट स्टेप, और फास्ट स्टेप होने की वजह से ये रेट डिटर्मिनेशन स्टेप नहीं होता। तो किसी भी रिएक्शन में जो स्लो स्टेप होता है ना वही उस रिएक्शन के रेट को क्या डिटरमिन करता है। तो यहां पर बेटा स्लो स्टेप में क्या बन रहा है, ये कार्बोकेटायन। तो ये जो कार्बोकेटायन बन रहा है इसका कंसंट्रेशन वो रेट को अफेक्ट करेगा बेटा। जितना ज्यादा ये होगा, इसका कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा, ठीक है ना बेटा, उतना ही इसमें कन्वर्ट होगा। मतलब यार अगर इसका कंसंट्रेशन ज्यादा तो इसका भी कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। मतलब इसका जो कंसंट्रेशन है यहां पर इसके बारे में लिखा हुआ है, चलो, तो इसका जो कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी, पर क्या 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड मोस्ट रिएक्टिव है SN1 रिएक्शन के लिए? क्या ये लाइन इसका रीजन है? नहीं, ये लाइन इसका रीजन नहीं है। रीजन क्या है कि रिएक्टिविटी इसलिए ज्यादा है क्योंकि जब X निकलता है तो बनने वाला कार्बोकेटायन वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। जितना ज्यादा कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। समझ रहे हो क्या बेटा, इतनी ही ज्यादा होगी। क्लियर है क्या? मतलब रीजन क्या है कि लिविंग ग्रुप लिव होते साथ ही जो बनने वाला कार्बोकेटायन है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। पर यहां पर रीजन क्या देख रखा है कि SN1 रिएक्शन में जो इसके एल्काइल हैलाइड के जो कंसंट्रेशन है, ठीक है ना, वो इसके रेट को क्या करता है, अफेक्ट करता है। द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली इन कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो ये बात भी सही है पर ये इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ये भी सही पर इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं, इसलिए आंसर इसका हो जाएगा बी। करेक्ट है बेटा। चलिए अगला सवाल, नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। आई थिंक ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन।
तो क्लोरोबेंजीन बेटा ये जो है ना, इस पे जब मैं नाइट्रेशन कराऊंगा तो HNO3 विद H2SO4 देते हैं, इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा NO2+, और ये क्या मेटा पे नहीं बनाता बल्कि ऑर्थो पैरा पे बनाता है, राइट। और इसने मेटा बोला मतलब असर्शन क्या है, रॉन्ग है। और नाइट्रो ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग, ये बात भी सही है कि अगर नाइट्रोबेंजीन दे दिया तो ये एक एसिड एक्टिवेटिंग ग्रुप है जो मेटा पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराएगा। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे होगा, मेटा पे। तो यहाँ पे तो रीजन तो सही है, मतलब स्टेटमेंट सही है, पर असर्शन गलत है, ये हमने कर रखा है, रिपीट हो गया। इसका आंसर क्या इसका आंसर क्या चला जाएगा, डी। ठीक है बेटा, ये अगला सवाल। चलो तो ये कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर हमने पार्ट 2 में हमने एसेशन रीजन के क्वेश्चन ज़्यादा देखे बेटा। अब अगला जो सेशन होगा, अगला जो क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन होगा, वो हम लोग करेंगे किसमें, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में। तो ये हम लोग रेगुलरली हर दिन अलग अलग जो है क्वेश्चन, अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन लेते जाएंगे, देन पूरा मिक्स क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है क्या, तो बने रहिए हमारे साथ और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ऑर्गेनिक में कॉन्फिडेंस उतना ही ज़्यादा आएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।